राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तमाम दावेदार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच कई ऐसे लोग हैं जो दावेदारी जता रहे हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं और लगातार कई ऐसे काम जो जनता के लिए वो करते रहते हैं। हालांकि जनता के जो चेहरे होते हैं, जनता जिनको चुनना चाहती है और जनता जिनको जानना चाहती है, ऐसे चेहरों पर पार्टियां दाव नहीं लगाती। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू विधानसभा सीट की, जहां पर ये उपचुनाव होना है। विजेंद्र ओला वहां से विधायक थे, चुनाव जीतकर अब वो लोकसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में सीट खाली हुई है और हॉट सीट मानी जाती है। हम बात करेंगे भरत बेनीवाल से, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी दावेदार थे। हालांकि किन्हीं वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला, लगातार सामाजिक कार्यों में रहते हैं। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी। नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत को भी मेरा राम राम, और सभी जो दर्शक जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी साथी लोग, उनको भी मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। किस तरह की पृष्ठभूमि आपकी रही, राजनीति में किस तरह से आप आए और किस उद्देश्य को लेकर आए? जी देखिए, पृष्ठभूमि तो यही थी कि मैं कोई बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो था नहीं, और देखा जाए तो माता पिता दोनों शिक्षक शिक्षिका रहे हैं सरकारी स्कूल में। दूसरा जो है, दादाजी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और काफी समय से किसान वर्ग के लिए उन्होंने अच्छे से काम किया, चाहे पंचायत स्तर पे किया या अलग स्तर पे किया। देखिए, जो बड़ी माँ वगैरह हैं, जो हमारे फैमिली जो है, उसमें भी जो है सभी लोग सेवा भाव से काफी समय से जो है लोगों से जुड़े हुए हैं। उप सभापति भी वो रहे हैं। लेकिन मैंने क्या है, मैं हमेशा निर्दलीय विचारधारा से रहा था शुरू से ही, और फिर अभी 2 साल 1.5-2 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी जो है उसको थोड़ा फॉलो किया, और फिर धीरे धीरे मैं राजनीति में जो है प्रवेश कर गया। हालांकि मैंने हमेशा लीडरशिप की है, और आज भी लीडरशिप की भावना से ही काम करता हूं। लीडरशिप की भावना आप देखें तो लीडरशिप में और पॉलिटिक्स में क्या फर्क है, वो आप सभी को पता है कि भी लीडरशिप यानी नेतृत्व करता, और ऐसा नेतृत्व करता जो सिर्फ अधिकार और हक की लड़ाई लड़ता और लोगों को उनका अधिकार और हक दिलवाता है। पॉलिटिक्स में यह आ गया कि आगे चल के आप एक संवैधानिक पद की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो एक बड़े संवैधानिक पद के लिए आप चुनाव लड़ लेते हैं, इस तरह का वो पॉलिटिक्स में आ जाता है, और आप पद पे आके काम करते हैं। तो मेरी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि तो कोई ज्यादा विशेष इतनी बड़ी नहीं रही, लेकिन जो रिश्तेदारी में 6-7 सरपंच भी हैं हमारे, कहीं बुआ जी के यहाँ से सरपंच है, तो कहीं मामा जी वगैरह निर्विरोध सरपंच रहे हैं, तो इस तरह से जो सिस्टर हैं उनके जेठ वगैरह, इस तरीके से जो हमारा जो है पृष्ठभूमि का जो सिस्टम है वो है। बाकी मैंने मेरे खुद के स्तर पे ही आज तक जो कुछ किया है वो शुरू से खुद के स्तर पे किया है। देखिए, पहले मैंने फर्स्ट ईयर में था, मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो है कई मुद्दों को लेकर जो है, हम शुरुआत में क्या है पढ़ाई पे ध्यान देते थे, लेकिन क्या हुआ कि कई जगह पे शोषण होता था, कई मुद्दे ऐसे होते थे, जैसे कॉलेज में जैसे फीस, जैसे एक बार ईयर बैक लग गई तो पुनः उसकी फीस ली जाएगी, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो है जो इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स इस तरह की चीजें कम भेज देना, फिर उनको बच्चों को फेल कर देना, ये गलत तरीके का सिस्टम चल। मेडिकल में आप थे तो स्टूडेंट की लड़ाई लड़ी आपने, वहीं से राजनीतिक शुरुआत हुई और कई धरने दिए लोगों को, जो लड़के थे मेडिकल में कोई चीजें नहीं मिलती थी तो मदद के लिए आगे आते थे। जी बिल्कुल, RUHS यूनिवर्सिटी हम बनाने में सबसे बड़ा हमारा हाथ रहा। पहले RU के अंडर में मेडिकल की पढ़ाई हुआ करती थी, टेक्निकल की पढ़ाई भी RU के अंडर में हुआ करती थी, तो हमने वो शुरुआत वहां से हुई। ईयर बैग सिस्टम हटवाया, बहुत सारे जो काम है मेडिकल की को उच्च स्तर पे ले जाने में भी हम लोगों ने किए, और उसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए काफी काम किया। पेपर लीक के खिलाफ बहुत काम किया, जो पेपर लीक के खिलाफ कानून बनवाने में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया। FIR दर्ज करवाई, 4 FIR आज मैंने मेरे नाम से दर्ज करवा रखी है, जिसमें अब तक काफी क्रिमिनल्स जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। 2 लाख से ऊपर युवाओं को हमने भर्तियों में आंदोलन कर करके, और जो भर्तियां निकलवाना, उनको पूरा करवाना, उनको ज्वाइनिंग दिलवाना तक जो है हमने आंदोलनों से करवाया। इसी से जो है जो फॉलोअर्स भी सभी साथी लोग, छोटे भाई बहन जुड़ते गए, और आज हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैं बहुत मजबूत, राजस्थान में टॉप 5 में नाम आता है। तो इस तरीके से जैसे जो है हमने मजबूती से बातों को रखा, और मुख्यमंत्री जी तक भी आज हम हमारी हर बात को, मुख्यमंत्री चाहे किसी भी सरकार करे, उन्होंने हमारी बातों को सीरियस लिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई बड़े अनुसरणकर्ता भी हैं, सभी साथी लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो, इसके लिए भी सभी सरकारें हमारा काम करने का प्रयास करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पेपर लीक के मामले में जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है,
और हम चाहते हैं कि और अच्छे से इसमें काम हो। हम कई इसमें जो है मुद्दों पे लड़ाई लड़ जाएं। मेडिकल कॉलेजेस जो राजस्थान में 27 मेडिकल कॉलेज लाने में हम सबसे बड़ी जो अहम भूमिका मेरी रही, मैं नेशनल प्रेसिडेंट मेडिकल एसोसिएशन का था उस वक्त, और हमने आंदोलन किए। हमने कहा बाहर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, क्यों ना मेडिकल की पढ़ाई यहीं जिला स्तर पे की जाए, और उसी पैसे में जब वो 40-50 लाख बाहर खर्च करते हैं, वो यहाँ जो है स्थानीय अपने ही जिले में अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाए और उतनी ही जो है फीस रख दो आप, ताकि भी प्रोफेसर भी आ जाएंगे, उच्च कोटि के सर्जन भी आएंगे, और वहां स्थानीय एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 400 से 500 बेड का हॉस्पिटल भी चाहिए, एक मान्यता के लिए एलिजिबिलिटी होती है, तो वो भी खुलेगा, प्रोफेसर जो सर्जन और अच्छी सेवाएं होंगी। तो स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का, चाहे CHOs की भर्तियां कराने का, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र जो खुले थे, हमने बताया था ग्रामीण ढाणियों तक जो है, उसमें फिर जो चिकित्सकों की कमी थी तो उसको बढ़ावा देने के लिए CHO हो, चाहे आयुर्वेद डॉक्टर्स हो, इन सभी की इन सब मुद्दों को लेकर आप लगातार सक्रिय रहे, इन मुद्दों पर आपने काम किया। बात करें विधानसभा उपचुनावों की, बिल्कुल झुंझुनू में एक ऐसी सीट है जो हमेशा हॉट सीट रही है। ओला परिवार, विजेंद्र परिवार जो भी है वो लगातार वहां से जीतता आ रहा है। उसके लिए अब आपके पास क्या रणनीति है? जी, रणनीति की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। ओला परिवार को एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ रहा है। ओला परिवार के अलावा क्या है, कांग्रेस किसी को आगे रखती नहीं है वहां पे। दूसरा कोई व्यक्ति भी कांग्रेस से विशेष कोई तैयारी करता नहीं है, ये सोच के कि भी ओला परिवार को ही टिकट मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या है, अगर ढंग से मेहनत करें भारतीय जनता पार्टी से भी कोई, तो अच्छे से अगर नया फेस आए, युवा चेहरा आए, जिसने युवाओं के लिए काम किया हो, स्थानीय मुद्दों पे काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को 100% जीत मिले। लेकिन क्या है, थोड़ी सी गुटबाजी जो है पहले मार गई थी कि बाकी लोग खड़े हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से। एक तो ये पहला सबसे लूज पॉइंट रहा, जिसकी वजह से भी ये सहनवारी भी करनी है आपको। जी बिल्कुल। तो विजेंद्र के क्योंकि लगातार जीतते आ रहे हैं, उनके परिवार से किसी को टिकट मिल जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जब भी यहाँ पर उपचुनाव हुए, बीजेपी हारती आ रही है। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस उपचुनाव में जीतती आ रही है, तो अब क्या रणनीति रहेगी कि उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिले, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो नया हो, फ्रेश चेहरा हो, और सभी लोगों तक पकड़ बनाने में बहुत कम समय में जो है वहां तक पहुंच पाने में सक्षम हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे। दूसरा जो है, बागी कैंडिडेट ऑटोमेटिक खड़ा नहीं होगा अगर नए चेहरे को मिला, क्योंकि जो अभी जो पिछले चुनाव में आप देखने को मिला कि बबलू चौधरी जी को टिकट मिली तो भांबू जी खड़े हो गए निर्दलीय, और भांबू जी को, राजेंद्र भांबू जी को टिकट मिला तो बबलू जी खड़े हो गए। ये सबके नाम अभी भी आ रहे हैं, तो सबके बीच आपकी दावेदारी किस तरह की मजबूती से आप? देखिए, हम अपनी दावेदारी रख सकते हैं, बाकी तो पार्टी हाईकमान का फैसला रहता है कि वो किस तरह के व्यक्ति को, किसको अच्छे से समझते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो उनके हाथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रणनीति की बात आपने पूछी, तो उस हिसाब से मेरा यही कहना था कि भी नए चेहरों पे विश्वास शायद पार्टी इस बार जता सकती है, ऐसी बातें सुनने में भी आ रही। बाकी जो है, जो प्रभावी चेहरा होगा, जिन्होंने स्थानीय मुद्दों पर भी काम किया होगा, और कोई जो विजेंद्र ओला जी को आराम से इजीली टक्कर भी दे सके। दूसरा, विजेंद्र ओला जी के घर में जैसे सेंध मार सके। आज मेरी पृष्ठभूमि जो जुड़ी हुई है, तो ज्यादातर जो मैंने बताए 500 सरपंच भी घर में है, और जो हमारा जो जैसे मेरी मूल पंचायत है उसमें 7000 से ऊपर वोट बैंक है, वो पूरा जो है विजेंद्र ओला जी का गढ़ रहा हुआ है। और मेरे आसपास की पंचायतें भी वो जो है उनकी गढ़ एक तरीके से रही, बताई जाती थी। लेकिन जब से मैं अब मैदान में आया हूं, तब से वो सब मेरे साथ लग गए हैं पूरी तरह से। तो एक बड़ी सेंध मारी, 20,000 से ऊपर वोट बैंक जो विजेंद्र ओला का जो है बिल्कुल टूटता हुआ नजर मेरी वजह से ही आ रहा है। तो इससे बहुत बड़ा जो एक असर पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना इसलिए जरूरी है। एक जो समीकरण में सबसे मुख्य भूमिका ली जाए तो झुंझुनू जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, तो उसमें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, तो साउथ जो एरिया है ना, उसी से सारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, मेरे अलावा जितने भी तैयारी कर रहे हैं। और उस साउथ में भी 2 प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र के हैं, बाकी राजेंद्र भांबू जी जो है आउटर एरिया के थोड़े से रह गए। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि बाहरी और उसका एक मुद्दा रहेगा स्थानीय और बाहरी का, ये सारे लोग बाहरी हैं और आप जो है स्थानीय। जी, स्थानीय तो हम लोग हैं ही, प्लस जो बाहरी आप विजेंद्र ओला जी के देखिए, वो अरडाउनता से हैं, और वो कोई आप ये अभी कुछ लोग कह रहे थे, बोले विजेंद्र ओला परिवार का वर्चस्व है। वर्चस्व कुछ नहीं है, ये समीकरण ऐसा बना हुआ है सीट का। पिछला परिसीमन जो हुआ, शीशराम ओला जी उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने उस परिसीमन के दौरान इस सीट का सीट सेटअप ऐसा कर दिया
कि इसमें जो है कांग्रेस से जुड़े हुए जो गांव थे, क्षेत्र थे, या जो कांग्रेस माइंडेड लोग जो ज्यादा रहा करते थे, इस तरह के लोगों को इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया। तो इस वजह से क्या है, उससे पहले तो विजेंद्र ओला जी 2 चुनाव लगातार हारे हैं। ये परिसीमन के बाद ही जो 4 चुनाव लगातार अभी जीते हैं, बाकी पहले वो कोई चुनाव नहीं जीते थे, क्योंकि उन्होंने कभी स्थानीय मुद्दों पर विशेष कार्य नहीं किए, उन्होंने कभी किसी युवा की बात को आगे विधानसभा तक पहुंचाने का काम नहीं किया। पेपर लीक हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, तब उन्होंने कभी उसमें वो नहीं करने का काम किया। वो लोग केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की लड़ाई में ही, जो कोविड के दौरान जब सबसे ज्यादा झुंझुनू की जनता को आवश्यकता थी, तब विजेंद्र ओला जी हो चाहे राजेंद्र गुड्डा जी हो, ये लोग मंत्री थे, और उस वक्त पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 600 से ज्यादा लोगों की कोविड में मौत हुई। हम मेडिकल सेवाओं में थे, हम लोगों के लिए जाके उनकी जान बचा रहे थे, उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करवा रहे थे। तब ये लोग होटलों में थे और ये लोग सरकार वो उसकी गिराने में लगा हुआ था, वो अपनी बचाने में लगा हुआ था। यही हालात। इन्हीं में से एक नाम है राजेंद्र गुड़ा। बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोवर्सी में भी था, बगावत भी कांग्रेस से की, फिर बीजेपी, फिर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली और अब वो झुंझुनू से दावेदारी भी जता रहे हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का साथ भी दिया था पिछली बार। जी बिल्कुल, बीजेपी का साथ तो खैर ये बातें करते हैं, बाकी साथ तो अपना देते हैं ये खुद का ज्यादातर लोग। अपना मतलब इनके खुद की स्वार्थ की लड़ाई है, इसके लिए चाहे इनको जातिवाद फैलाना पड़े, चाहे धर्म के नाम पे लड़ाइयां करवानी पड़े, सभी तरह की लड़ाइयों में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। राजस्थान के 2-3 टॉप लीडर्स हैं जो इस काम में निपुण है पूरी तरह से, और उनमें राजेंद्र गुड्डा जी हो चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, इनके कई लोगों के नाम आते हैं जो सिर्फ जातिवाद और इनका जहर घोलते हैं। आज तक आपस में युवाओं को इन्होंने लड़वा दिया, और ये लोग बाद में आपस में तो एक हो जाते हैं, लेकिन वो युवा पूरी जिंदगी लड़ता हुआ रह जाता है। वो लोग जो एक थाली में, आज आप बताइए, मैं सबसे ज्यादा खिलाफ ही जातिवाद के हूं, मैं सबसे ज्यादा खिलाफ हूं पूंजीवाद की, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उल्टे सीधे काम कर आगे पैसे कमा लेते हैं। 10-10 फॉर्च्यूनर गाड़ियां घूम रही हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लगा देते हैं। पोस्टरबाजी पर भी आपका एक वायरल हुआ। बिल्कुल। और आपने कहा कि ऐसे लोगों को जातिवाद के नाम पर ये टिकट मिलते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं, और ये पूरा जो परसेप्शन बना हुआ है राजस्थान में, जाति के ऊपर बना हुआ, टिकट भी जाति के ऊपर मिलते हैं, चाहे लोकसभा या विधानसभा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जातिवाद की वजह से हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ चुका है, और देश भी पिछड़ता जा रहा है। जातिवाद के नाम पे लड़ाइयों की वजह से आज जो नेता थे, वो लोग तो नेता बन गए समाजों के। आज आप यूं कहते हैं ये हमारे समाज का नेता है, ये हमारे समाज का नेता है, वो फलाने समाज का नेता है। ये समाज वर्ड यूज करके, और इन समाजों के जो ऊपर के नेता हैं जिनके 30-30 तो मुकदमे हैं, 40-40 मुकदमे हैं, एचएस हैं कई बड़े बड़े, उन लोगों ने क्या है, समाज बना लिए, जाति के नाम पे गैंग्स बना ली, कई ग्रुप्स बना लिए, और फिर वो जो है खुद के मुकदमे में क्या है, उनको पुलिस फिर पकड़ नहीं पाती कि यार इसके पीछे तो समाज खड़ा है, इसको पकड़ेंगे तो समाज इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या है, ये एक तरीके से सरकारों पे डराने के लिए, दबाव बनाने के लिए, आंखें दिखाने के लिए और अपना बचाव करने के लिए सबसे मेन जो है ये समाजों की जो राजनीति करते हैं, और ये बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है। यही राजनीति पे हावी हो गई है। आप देखिए हर गली में जो सबसे मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर नेताओं की ये कह रहा हूं कि हर गली से जो नेता बनेगा ना, वो ऐसा व्यक्ति नेता बनेगा जो व्यक्ति गली में सबसे बदमाश टाइप हो। पढ़े लिखे लड़के को नहीं आने देते राजनीति में। सब घर वाले ये कहते चुपचाप पढ़ ले, राजनीति नहीं करनी, और नौकरी लग जाए या फिर काम धंधा कर ले, राजनीति में नहीं पढ़ना। दिक्कत यह है कि राजनीति ही इस पूरे सिस्टम को चला रही है, आईएएस को चला रही है, आरएस को चला रही है, आईपीएस को चला रही है, पूरे प्रशासनिक सेवाओं को चला रही है, पूरा देश चला रही है। और ऐसे में आप बताइए, ऐसे अपन पढ़े लिखे युवाओं को बाइकआउट करते हैं, अपन ही खुद ही तो ऐसे लोगों को जिता देते हैं। पहले वो पार्षद बनेगा, फिर सरपंच, वही गली का नेता विधायक के पीछे घूम घूम के पार्षद भी बनेगा, सरपंच भी, और आने वाले भविष्य में वही विधायक बनेगा। मुद्दों की बात नहीं करते, पोस्टरबाजी करते हैं, घूमते हैं, और ये चीजें करना, तो पोस्टरबाजी नहीं करनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी। पोस्टर की देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरा वो वीडियो वायरल हुआ था जो जिसके बारे में आपने भी पूछा मेरे से। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि पोस्टर जो था, मैंने एक ही बात कही थी कि 10 बाई 20 के बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, हाथ जोड़ के यूं कहते हैं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। भैया एक बात बताओ, जब चुनाव आते हैं तब तुम बैनर्स लगा देते हो बड़े बड़े, तुमने स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी बैनर लगाए हैं? भाई वो बैनर का जो तुम खर्चा कर ही रहे हो तो उस पर यह लिखो ना कि झुंझुनू का ओवरब्रिज कब बनेगा, झुंझुनू में रेलवे का कार्य कब पूरा होगा,
पर्यटन स्थल के रूप में झुंझुनू कब विकसित होगा, वहां की हवेलियां कब विकसित होंगी, वहां पे नेशनल हाईवे कब कंप्लीट होगा, वहां पे जो झुंझुनू से पिलानी तक 4 लाइन कब बनेगा, झुंझुनू के युवाओं को रोजगार किस तरह से मिल सकता है। सरकार से सवाल पूछिए और बैनर लगाइए आप, अच्छी बात है। लेकिन आप तो भाई तू दिवाली बनाएगा लोगों की, जब भी दिवाली बनेगी क्या, हार्दिक शुभकामनाएं करेगा जब, या तू मतलब रक्षाबंधन बनवाएगा जब भी रक्षाबंधन बनेगा, या तू जो स्वतंत्रता दिवस बनाएगा तभी स्वतंत्रता दिवस बनेगा, या तू ईद बनाएगा जब भी ईद बनेगी क्या। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि भी ये सब सिस्टम छोड़ो, आप जो पैसा वो वेस्ट कर रहे हो या तो इन बैनर्स में करो, या फिर छोटे बच्चों जो बेचारे अनाथ है या कोई और बच्चे के पढ़ाई का पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में आप कॉपी किताब उन पैसे का आप लाके दीजिए ना। 1-1 लाख के 2-2 लाख के आप बैनर्स लगा देते हैं, उनको अच्छी जगह पे यूज कीजिए। मेरा कहने का मतलब यही था। तो जो अच्छी और साफ सुथरी और स्वच्छ राजनीति आप कीजिए, इस तरह की जो एक घटिया पॉलिटिक्स है, जातिवाद के आधार पे आप लड़कों को लड़ा रहे हो, खुद वोट लेके जीत जाते हो और आप गायब हो जाते हो वहां से, और वो जिंदगी भर वो लड़के आपस में एक थाली में खाने वाले लोग। मेरे जस्ट बराबर वाला घर, मेरे जो राजपूत है भाटी है, वो अनिल भाटी, मुकेश भाटी, ऐसे जो है पिलानी में जो घर रहे जहां हम पढ़े हैं, और मेरा स्थानीय जो गांव है, मेरा गांव रघुनाथपुरा झुंझुनू विधानसभा में आता है, जन्मस्थली। वहां पास वाला खेत है नरपत सिंह शेखावत का। आप बताइए, वो मेरा बचपन का दोस्त है। आज मतलब मैं उससे इन छोटी, हमें पता ही नहीं था, आज से थोड़े दिन पहले तक भी ये नहीं पता था कि जाति क्या होती है, आज से 4-5-6 साल पहले तक भी। इतना गंदा माहौल इन लोगों ने कर दिया। हम ऐसे नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग देश को आगे बढ़ाएंगे जो गृह युद्ध की स्थिति पैदा करवा रहे हैं। अरे हमें युवाओं को ही जागना पड़ेगा, हमें सौहार्द यात्राएं निकालनी पड़ेंगी, हर गांव ढाणी में जाकर जाट राजपूत भाई, गुजर मीणा भाई और SC/ST जनरल भाई, ये सब का एक पूरा यूनाइट करके और सभी धर्मों को साथ लेके हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हम इस जातिवाद की लड़ाई में इसी तरह से बर्बाद होते रहेंगे और गलत तरीके के लोग जीतते जाएंगे। तो कहते तो बहुत है, लेकिन जब वो सक्रिय राजनीति में आ जाते हैं, पद मिल जाता है, सारी चीजें भूल जाते हैं। जी देखिए, मैं अगर इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहूं ना, तो इनको किसी को लगने भी नहीं दूं आसपास भी। इतना और कहता हूं, क्योंकि बोलने की भी पावर है, जुनून है हम लोगों में, आंदोलन करने का हौसला भी है। हमने पेपर लीक से लेके सब मुद्दों पे भर्तियां 2-2 लाख करवाई आंदोलन कर करके, मेडिकल कॉलेजेस लेके आए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए इतना काम किया, सब तरीके से जहां जहां हम कर सकते थे। स्थानीय मुद्दे पे मैं झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज लेके आया। आप बताइए, उसकी वजह से 430 बेड के हॉस्पिटल की मान्यता की आवश्यकता होती है, हम 430 बेड का हॉस्पिटल लेके आए। नेशनल हाईवे के लिए जो संघर्ष किया, नहर के लिए संघर्ष किया, नितिन गडकरी जी तक गए, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी तक जाके, और जो है नहर का 60 करोड़ की DPR बन के आ गई और आगे का कार्य भी चल रहा है फुल प्रोसेसिंग में। तो एक पॉलिटिकल सवाल, डोटासरा भजनलाल सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, पर्ची सरकार कहते हैं, कभी करोड़लाल मीणा पर लगाते हैं, करोड़लाल मीणा भर्तियों की मांग लगातार कर रहे हैं कि भाई SI भर्ती या फिर RS भर्ती में घोटाला हुआ है। इन 9 महीने को कार्यकाल को भजनलाल सरकार का झुंझुनू में क्या असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, असर तो यही है कि अभी पहले विधानसभा चुनाव हुए, उसके जस्ट बाद में 6 महीने के बाद अंतराल में जो है लोकसभा चुनाव हुए, और शुरुआत में जब सरकार बनती है तो ज्यादातर जो है इन लोगों का सभी का ध्यान जो है चुनाव में रहा, लोकसभा के चुनाव में ध्यान रहा, सभी लोगों का ध्यान था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार बनती है शुरू में क्या है, अपने राजस्थान में हमेशा से ये होता है कि विधानसभा चुनाव के 6 महीने के अंतराल में जो है लोकसभा का चुनाव होता है। उस टाइम के दौरान तो जो है गिने चुने काम हो पाते हैं, ज्यादातर क्या है चुनाव पे ध्यान रहता है पार्टियों का। फिर उसके बाद अभी 2-3 महीने हुए, 3 महीने हुए, तो ऐसे में जो है इस 3 महीने में अभी जो काम विशेषकर हम युवाओं से जुड़ा हुए जो मुद्दे थे उन पे तो काफी हद तक जो पेपर लीक है और इन पे जुड़े हुए जो काम थे उन पे काफी अच्छे से काम हुआ है, जिनके मैंने 4 FIR दर्ज करा रखी है, मेरे नाम से मैंने दर्ज करा रखी है। और मैंने इतने मेहनत करके सिंगल FIR में हमारे अलावा जो है पेपर लीक के मामले में नहीं लगाई हुई, हमने धरातल पे काम किया है, युवाओं को बचाने का काम किया है, उनके सपनों को बिकने से रोकने का काम किया है। और सबसे ज्यादा भर्तियों की तैयारी भी झुंझुनू के युवा करते हैं। हमने हर गांव ढाणी सभी के युवाओं का सबका फोन आता था कि भाई साहब हमारी ये मांग उठाओ, हमने सब मांगे उठाई, बहुत मेहनत की, जो वाजिब मांग है उसको उठाते हैं हम, और सरकार का भी अच्छे से हुआ। लेकिन क्या है, डोटासरा जी आते हैं, डोटासरा जी अब थोड़े दिन में आऊंगा और आके यह खिंगा एक बढ़िया सु गानो लाऊंगा तेजा जी को भी पर डांस करेंगे और जो है जातिवाद फैला के और यही कहानी कोई और राजपूत लीडर आ जाएगा, जाट राजपूता लड़वा देंगे या गुजर मीणा लड़वा देंगे, SC/ST जनरल लड़वा देंगे, कोई प्रोपेगेंडा रच के और वोट डाल देंगे सब, मतलब वोट डलवा लेते हैं,
बेवकूफ बना के और फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर लास्ट क्या 1 साल 2 साल बचेगा, फिर से जातिवाद के प्रोपेगेंडा शुरू होंगे। जो मुद्दे की बात है वो हमेशा गौण हो जाती है। तो ऐसे में मैं सभी युवाओं से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं की बातों में आने से बढ़िया है जो बी डोटासरा जी जवाब देना। फर्स्ट ग्रेड में पेपर लीक हुआ था, आपके यहां से इतनी बातें आई थी सामने, रीट में पेपर लीक की बातें आई थी, तो आपने सवाल उन युवाओं में, क्या उनमें जाटों के लड़के नहीं थे? क्या उसमें किसान वर्ग के बच्चे नहीं थे? जो बर्बादी हुई, आप एक बात बताइए, सब कुछ भुला दिया क्या? एक तेजा जी भगवान हम भी मानते हैं, लोग देवता है हमारे, तो आप एक बात बताइए, क्या उनके गाने पे डांस कर दिया तो गाड़ी पे खड़े होके तो क्या उनको वोट दे देना चाहिए? आप ये बताइए कि मतलब इस छोटी सी बात की वजह से उनको वोट दे दें हम? भैया डांस तो सभी कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। इस डांस के बेस पे ये बंद होना चाहिए। इस तरह की पॉलिटिक्स खूब चलाइए, आप डांस भी कीजिए, लेकिन जो मुद्दों की बात भी आप कीजिए। हमारी इस चीज के लिए मनाही नहीं है कि भी आप मत कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन मुद्दों की भी बात कीजिए और जवाब दीजिए। राजस्थान का युवा आपसे जवाब मांगता है कि आपने इतनी भर्तियां बेची, उनके क्या जवाब है? जो सपनों को बेचा उनका क्या जवाब है? तो चाहे डोटासरा जी हो, चाहे कोई और लोग हो, जितने भी लोग हो, सभी नेताओं से मेरा तो यही सवाल है कि आप इस चीज का जवाब आपसे गांव में मांगेगा युवा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा एक अग्निवीर का था थोड़ा दिन पहले, जो शेखावाटी से जुड़ा हुआ था। हमने एक मात्र मोदी जी तक और राजनाथ सिंह जी तक इस बात को पहुंचाया, उनको आइडिया दिया कि भी आप हर राज्य में कम से कम, चलो ये हो गया, ये तो इसमें तो संशोधन होना ही चाहिए, लेकिन जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक आप सभी राज्यों में जो है, जो आप अग्निवीर वाले जो भाई हैं वो अगर आते हैं 4 साल बाद, तो उनको आप सभी नौकरियों में एक्स सर्विसमैन के तौर पे मानते हुए और उनको लाभ दिया जाए। प्रियंका बिश्नोई मेडिकल से हैं। छोटा सा सवाल ये है कि वो उनकी हाल में मौत हो जाती है और मेडिकल से जुड़ा हुआ मामला है, अस्पताल में भर्ती रहती हैं और फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, फिर मौत के घाट, मतलब वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। एक अच्छी लेडी थी, तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या मेडिकल की किस तरह की लापरवाही सामने आई है? जी देखिए, क्या इसमें रहा और किस तरह की चूक रही? देखिए, पहली बात तो कोई डॉक्टर चाहता नहीं है कि किसी की लापरवाही से मौत हो। कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं मारना चाहता। फिर भी 10% ऐसे लोग होते हैं जो लापरवाहियां करते हैं। कोई भी व्यक्ति निपुण नहीं है, 100 में से 1 आदमी तो गड़बड़ मिलेगा। आप देखिए, आप पेपर लीक की वजह ये मान लीजिए कि 100 लोग हैं, कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं एक एग्जाम सेंटर पे, उनमें से एक व्यक्ति जो है नेगेटिव होता है और वो पेपर लीक करवा देता है, तो 99 को गलत नहीं ठहराया जा सकता। चिकित्सा विभाग में अच्छा कार्य करते हैं सभी, अपने पूरे समर्पण भावना से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लापरवाहियां बरतते हैं। अब उन्होंने जो भी लापरवाही बरती, क्योंकि उस मामले में साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि रिपोर्ट जो आई है उसमें कि भी एनेस्थीसिया का जो एक तो डोज थोड़ा हैवी हो गया था, दूसरा जो है सबसे बड़ी बात की जो ऑब्जर्वेशन था वो थोड़ा सा डायग्नोस और ऑब्जर्वेशन दोनों में थोड़ी गड़बड़ी हुई कि सीटी स्कैन और एमआरआई करनी चाहिए थी। उसके जो है ब्रेन में थोड़ा क्लोट वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनके जो है जो चेकअप जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता, वो एमआरआई और सीटी स्कैन नहीं हो पाए, तो वो भी कुछ कारण रहे। और ऐसे छोटे मोटे जो कारण है, आप डायरेक्ट ही कोई चीज का इलाज करना शुरू कर दें और ऑब्जर्व नहीं करें कि मान लो एक बीमारी है और उस बीमारी को सही करने के लिए अपन डायरेक्ट डोज दे दें, तो ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए साइड में शुगर भी है, थायराइड भी है किसी को, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो आप देखिए पहले बीपी या बीपी हाई है तो बीपी को पहले रेगुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑपरेट कर सकते हो या उस दूसरी बीमारी का इलाज कर सकते हो। क्योंकि कल को मान लो उस बीमारी का इलाज कर रहे हो और बीपी हाई है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, या और कोई शुगर की प्रॉब्लम रिकवर करने में दिक्कत हो जाएगी उसको, तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो पूरी तरह से जो है क्या, कुछ छोटे मोटे जो हॉस्पिटल्स हैं कई जगह दुकान लगा के भी बैठे हैं, गलत लोग भी बैठे हैं, तो ऐसे में क्या है, उन पर कार्रवाई होनी, बिल्कुल उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के लोगों पे उनके आंकड़े देखने चाहिए कि किस हॉस्पिटल ने आज तक कितनी मृत्यु दर रही, कितनी उनकी सफलता रही इलाज में, और उसके हिसाब से भी आगे एनओसीज वगैरह देनी चाहिए हर एक हॉस्पिटल की कि भाई इतने लोग बीमार हुए थे, इतनों को इस हॉस्पिटल ने सही करके भेजा, इस डॉक्टर का ये जो है योग्यता रही है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो भी आगे, और जो पाबंदियां हैं, जो रिलैक्सेशन दे रखा है कई लोगों को, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छे जो हॉस्पिटल है उनमें, उस हॉस्पिटल को अगर उनसे नहीं इलाज हो रहा या कोई लापरवाही का लग रहा था चांस की मेरे पास की बात नहीं, तो आगे रेफर तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए था, जिससे इस तरह की कोई नौबत नहीं आती। तो ये थे हमारे साथ भरत बेनीवाल, जो झुंझुनू से दावेदारी जता रहे हैं। जो खास बातचीत हुई, कई मुद्दों पर ही इनका यही कहना है कि स्थानीय जो मुद्दे उन पर काम हो, उन पर जो काम करने वाले उनकी जो दावेदारी वो मजबूत है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या बीजेपी इन पर भरोसा जताएगी और क्या
इनको जो प्रत्याशी बनाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन झुंझुनू की सीट एक बड़ी हॉट सीट है, यहाँ पर ओला परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा है, लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि अगर स्थानीय मुद्दे को तवज्जो इस बार बीजेपी देती है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को जीत दिला सकते हैं। अब देखना है जनता किसके जब टिकट मिलता है तो किसके जीत का सेहरा सजाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।